नमस्कार, 12th के छात्रों का इकोनॉमिक्स की आज की कक्षा में स्वागत है। अभी हमने बात करी थी उत्पादन संभावना वक्र की, जिस पे देखा था कि उत्पादन संभावना वक्र जो बना था इस तरह से बना था। ए और एफ ये उत्पादन संभावना वक्र बनता है इस तरह से। जब हमारे पूरे देश में उत्पादन के लिए दो वस्तुएं यहाँ पर हमने मानी थी कि दो वस्तुएं हमारे पास हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों का कितना उत्पादन किया जा सकता है, कैसे वो उत्पादन संभव है, यही चीज़ हमने उसी चीज़ का उत्पादन संभावना वक्र निरूपण करता है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला उत्पादन संभावना वक्र में खिंचाव, शिफ्टिंग इन पीपीपी। इसके दो कारण हैं, साधनों में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन। साधनों में परिवर्तन, तो साधनों में अगर वृद्धि हो रही है तो स्थिति में एक्स की स्थिति और वाई वस्तु की स्थिति क्या होगी। साधनों में अगर कमी हो रही है तो एक्स और वाई की स्थिति वस्तु की क्या होगी। दूसरी है तकनीक में प्रयोग। तकनीक में अगर परिवर्तन किया जाए, यानी कि एक्स वस्तु के लिए हमारे पास अच्छी तकनीक है तो उस पर कुछ उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वाई वस्तु के लिए अगर हमारे पास कुशल तकनीकी उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में वाई वस्तु पर के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी परिस्थिति आती है इसमें, दोनों वस्तुओं यानी कि एक्स और वाई दोनों के लिए अधिक कुशलता तकनीक हमारे पास हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं के लिए ये संभावना वक्र किस प्रकार से बनेगा, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं साधनों में परिवर्तन। यानी कि अगर साधन हमारे पास जो देश में साधन हैं जिनसे दोनों वस्तुएं का हम उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसमें स्थिति आएगी तो वक्र किस तरह से बनेगा समझिए। साधनों में वृद्धि, अगर साधनों में वृद्धि के कारण दोनों वस्तुओं एक्स तथा वाई का उत्पादन करना संभव हो पाता है, परिणाम स्वरूप उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल स्थिति में दाईं ओर खिसक जाता है। यानी कि ये ओर इस तरह से खिसक जाता है। पहले था ये वाला पीपी संभावना वक्र था जो हमारे अभी तक चल रहा था। उसके बाद अगर वो साधना में हमारी वृद्धि हो जाती है, यानी हमारे मान लीजिए जिन साधनों का हम प्रयोग दोनों वस्तुओं के बनाने में कर रहे हैं, अगर उनमें साधन हमारे उपलब्ध जाओ, यानी मान लीजिए पहले हम 100 रुपये में उस उत्पादन कर रहे थे, अब ऐसी स्थिति हमारे पास 110 रुपये आ गए हैं। ऐसी स्थिति में जब 10 रुपये हमारे पास साधन में वृद्धि हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमारा वक्र थोड़ा आगे खिसक जाएगा। इसको कहते हैं साधनों में परिवर्तन। क्योंकि ये चित्र पी मूल वक्र है, यानी कि इसका पहले मूल वक्र हमारा ये चल रहा था। जब हमारे साधन का मतलब है हमारी इनकम बढ़ गई, या हमें जो साधनों के लिए उत्पादन के लिए पैसा चाहिए था वो बढ़ गया, ऐसी स्थिति में P1 से P1 तक हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा खिसक जाएगा आगे। और ऐसे ही निश्चित तौर पर ये मान लीजिए, अगर जैसे ही हमने पिछली बार देखा था कि उत्पादन पहले यहाँ पर हो रहा था दोनों वस्तुओं का, जैसे कि ये वाला, इस ऐसी स्थिति में बाई एक्स का उत्पादन यहाँ हो रहा था, बाई का उत्पादन यहाँ हो रहा था। अब क्या होगा, एक्स का उत्पादन भी थोड़ा बढ़ जाएगा और बाई का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। ये चीज़ कहलाती है साधनों में वृद्धि होने पर स्थिति क्या हुई, उन दोनों के उत्पादन में वृद्धि हो गई। अब बात करते हैं साधनों में यदि कमी हो जाए, यानी कि हमारे पास अभी तक उस दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए 100 रुपये का प्रयोग हो रहा था, लेकिन अब क्या है, कोई जैसे मान लो महंगाई बढ़ गई या कच्चे माल का उत्पादन कम हो गया, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना, हमारे पास साधन रह गए, मान लीजिए अभी तक जो 100 रुपये थे वो 90 रुपये ही रह गए। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो संभावना वक्र हो जाएगा नीचे की तरफ खिसक जाएगा। जैसे पहले जो संभावना वक्र था वो था पीपी, अब हो जाएगा P1, यानी कि थोड़ा कम हो जाएगा। जब ये संभावना वक्र कम नीचे की ओर खिसक आएगा तो क्या होगा, इससे हमारा उत्पादन भी दोनों वस्तुओं का घट जाएगा। साधनों में कमी के कारण दोनों वस्तुओं एक्स तथा वाई के उत्पादन में कमी आ जाती है, और परिणाम स्वरूप उत्पादन वक्र अपनी मूल स्थिति में
मूल स्थिति जो थी बाएं अर्थात मूल बिंदु की ओर, यानी कि यहाँ पर इस जीरो की ओर, मूल बिंदु कहाँ है हमारा जीरो, इसकी ओर बढ़ जाता है। साधनों की कम वृद्धि से तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, और लेकिन साधनों की कमी से ये मूल बिंदु की ओर बढ़ जाएगा, यानी कि इस तरफ खिसक जाएगा। ये कहलाता है साधनों में परिवर्तन। अब बात करते हैं, तीसरी चीज़ थी तकनीक में परिवर्तन। अगर हमारे पास एक्स और वाई वस्तु हम जो बना रहे हैं, अगर उसके लिए हमारे पास तकनीक में अच्छी उपलब्धता है, यानी हम दो तक जैसे बना रहे हैं, एक्स और वाई की हमने बात करी थी, एक्स का मतलब था हमारे गेहूं से, वाई का मतलब था मशीनों से। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास एक्स वस्तु यानी कि मान लीजिए गेहूं के उत्पादन से संबंधित हमारे पास तकनीक ज़्यादा अच्छी उपलब्ध हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक के अभिप्राय है कि उपलब्ध साधनों के प्रयोग से वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे मान लें हमारे पास साधन तो 100 ही हैं, 100 ही रुपया है, मतलब हमारे पास जो उन पर खर्च करने का पैसा है वो 100 रुपये ही हैं, लेकिन हम अगर अपने तकनीक टेक्नोलॉजी का काम हमारे पास जो कि एक्स के लिए हमारे पास उपलब्ध है, एक्स वस्तु के लिए हमारे पास जो टेक्निक उपलब्ध है वो हमारी टेक्निक बहुत बढ़िया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो उत्पादन समनामना वक्र हुआ शुरू में तो बिल्कुल साथ साथ रहेगा, यानी कि पहले वाले वक्र के साथ साथ रहेगा, जो पहला उत्पादन वक्र है पीपी उसमें वो साथ साथ चलेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी बड़ी आगे की स्थिति आएगी तुरंत वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अधिक मात्रा का अगर उपलब्ध साधनों के प्रयोग से वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि वस्तु के एक्स उत्पादन के लिए कुशल तकनीक से अभिप्राय है उपलब्ध साधनों के प्रयोग से वस्तु एक्स वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि एक्स वस्तु का, क्योंकि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी एक्स के लिए तो निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे, एक्स जब मान लीजिए एक्स के लिए हमने मशीनों से हम एक्स का प्रयोग कर सकते हैं, या हमारे पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम सिंचाई के साधनों को बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंचाई के साधन अधिक उपलब्ध होंगे तो हम कृषि क्षेत्र में उसको इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा, और कृषि क्षेत्र के कम पैसे से भी हम इसका उत्पादन एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये कहलाता है तकनीक में परिवर्तन। अब बात करते हैं, अगर वाई वस्तु के उत्पादन में कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाए, यानी जो एक्स मशीनों का जो प्रयोग था, वाई वस्तु जो हमने मानी थी वो क्या मानी थी, मशीनों का प्रयोग। वाई वस्तुओं का अगर मान लीजिए वाई का उत्पादन के लिए कुशल तकनीक हमारे पास प्रयोग है, यानी कि गेहूँ उत्पादन करने के लिए हमारे पास टेक्निक उपलब्ध नहीं है अच्छी, और वाई की जो मशीनें हम बना रहे हैं उनके लिए हमारे पास टेक्निक अच्छी उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ भी वही स्थिति होगी। पी जो हमारा था उत्पादन वक्र जो था वो शुरू में तो अच्छा चलेगा, लेकिन फिर आगे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई, ऊपर उड़ता हुआ दिखाई, यानी घूमता हुआ कुछ दिखाई देगा इस तरह से, जैसे कि ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है हमारा वाई का उत्पादन बढ़ता हुआ जैसे मान लीजिए यहाँ की स्थिति आती है, वैसे हम वाई का यहाँ पर अगर एक एक्स लें तो यहाँ पर वाई की 28 आती है मान लीजिए, लेकिन एक ही उत्पादन पर मानी एक्स वस्तु के एक ही उत्पादन पर यहाँ 32 या 35 के करीब 22 वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा। इसका मतलब है यानी कि हमें टेक्निक किस वाई वस्तु के लिए अच्छी उपलब्धि, इसलिए हमने, क्योंकि जब हमारे पास मान लीजिए ये सीधा हिसाब ऐसे है, मान लीजिए आपके पास कपड़े पहनने के लिए पैसे एक ऐसी चीज़ हमारे पास अच्छी उपलब्ध है, जो क्योंकि टेक्निक क्या होगा, अगर हमारे पास कुशल तकनीक अच्छी होगी तो निश्चित तौर ये होगा कि उस वस्तु का दाम नीचे आ जाएगा, उस वस्तु का उत्पादन सस्ता हमें पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपेक्षा का दूसरी वस्तु का जिसके हमारे पास टेक्निक उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी परिस्थिति, यानी कि इसी में तकनीक परिवर्तन में अगर दोनों वस्तुओं के यानी कि एक्स और वाई दोनों के उत्पादन के लिए हमारे पास कुशल तकनीक है, तब ऐसे अगर जब दोनों वस्तुओं के लिए कुशल तकनीक है तो क्या होगा,
100 रुपये, अगर हमारे पास 100 रुपये का अगर हमारा खर्च उत्पादन का वो है, संसाधन मौजूद हैं और हम तकनीक हमारे पास अच्छी है दोनों वस्तुओं के लिए, तो हमारा वक्र ये आगे की ओर खिसक जाएगा, यानी कि P1 और P1 की स्थिति में आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर मान लीजिए 5 का उत्पादन हो रहा था, तो यहाँ पर होगा 10 का उत्पादन। तो इसी तरह अब ये बढ़ जाएगा। यहाँ अगर मान लीजिए इस उत्पादन को इस तरह चलते हैं, यानी कि X का उत्पादन अगर 1 हुआ तो ये Y का उत्पादन बढ़ गया। और क्योंकि पहले X का उत्पादन कहाँ पर था, यहाँ ख़त्म हो रहा था, और Y का उत्पादन यहाँ ख़त्म हो रहा था। लेकिन अगर X दोनों के लिए टेक्निक उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में X का उत्पादन भी यहाँ पहुँच जाएगा और Y का उत्पादन भी यहाँ पहुँच जाएगा। यही स्थिति होती है। इसके बाद बात करते हैं एक, इसमें कभी कभी ये सवाल बहुत ज़्यादातर आता रहता है इस चैप्टर में, समझ लीजिए क्या चीज़ है ये। यानी कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था उपलब्ध हैं। नंबर 1 पूंजीवाद, जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवाद, जो नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है, और एक कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं तो समझते हैं, और इनमें क्या अंतर होता है समझते हैं। तुलना, सबसे पहली बात करते हैं तुलना अर्थ की। उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व होता है। उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है, तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए केवल किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण समाज का, यानी कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर पूर्ण समाज का स्वामित्व होता है, और उसका संचालन एक केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई है उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि उत्पादन के साधनों पर हमारे निजी क्षेत्र में भी दिए हुए हैं, और हमारे सरकार के क्षेत्र में भी वो उसका स्वामित्व है। ये कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पूंजीवाद में पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो आदमी कर रहा है वो करता है, उसको कोई भी रोक टोक नहीं होती। समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व है, परंतु स्वतंत्रता का सीमित आकार है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, लेकिन को महत्व दिया जाता है, परंतु स्वतंत्रता का एक सीमित आकार ही होता है, यानी कि वो सीमित दायरे में उसको बांध दिया जाता है। अधिकार है स्वतंत्रता का, लेकिन एक उसको नियमों के पालन करने पर ही वो स्वतंत्रता मिल सकती है। इसके बाद केंद्रीय नियोजन। पूंजीवाद में केंद्रीय नियोजन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से अपना काम करता है। केंद्रीय नियोजन में पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, यहाँ पर समाजवाद में पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से या नहीं होता है। मिश्रित अवस्था में कोई भी केंद्रीय नियोजन नहीं होता। प्रतियोगिता, स्वतंत्रता प्रतियोगिता की उपस्थिति, स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है। इसमें स्वतंत्र किंतु नियंत्रित प्रतियोगिता, इसमें कैसी होती है प्रतियोगिता, स्वतंत्र होती है किंतु उस पर नियंत्रण, कुछ ना कुछ नियम लागू होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संचालन, अब बात संचालन की करते हैं। ये स्वयं संचालन प्रणाली है, यानी कि जो पूंजीवाद है वो उसको स्वयं व्यक्ति चलाता है। आर्थिक प्रणाली स्वचालित नहीं होती, किसमें नहीं होती, समाजवाद में, यानी कि जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक प्रणाली स्वचालित नहीं होती है, बल्कि उसको चलाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं होती, स्वचालित तो होती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होती, यानी उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। उद्देश्य, इसका लाभ उद्देश्य केवल सर्वोपरि है, यानी कि सबसे केवल मुझे लाभ हो और किसी से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक कल्याण का उद्देश्य, समाज अर्थव्यवस्था जो होती है वो समाज के कल्याण का उद्देश्य उसका होता है।
इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लाभ उद्देश्य का सामाजिक हित के साथ एकीकरण, यानी कि लाभ भी का उद्देश्य भी हो और समाज का हित भी हो, ये इन दोनों का मिलकर बनाई गई है। यानी कि दोनों उद्देश्य होने चाहिए, लाभ कमाना भी और सामाजिक हित भी। इसके बाद संपत्ति का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, प्रयोग एवं हस्तांतरण करने का इसमें अधिकार होता है मिश्रित पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था में। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता, संपूर्ण संपत्ति का अधिकार सरकार का होता है, यानी सरकार के अंदर में सब काम होते हैं। इसमें निजी संपत्ति का सीमित अधिकार, इसमें क्या स्थिति होती है, संपत्ति निजी है लेकिन उस पर सीमित अधिकार होंगे उसके, क्योंकि कुछ नियमों का पालन से करना होगा। वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता होने के कारण वर्ग संघर्ष इसमें संभव है, किसमें, पूंजीवाद में, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत अधिक धनवान होता रहेगा और बहुत से व्यक्ति धनवान की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं होता है, आर्थिक समानताएं किंतु नियंत्रित, इसमें आर्थिक असमानताएं तो होती हैं किंतु नियंत्रित होती हैं, यानी कि उनको नियंत्रण में किया जा सकता है। इस तरह से ये पहला चैप्टर आपका अर्थव्यवस्था और उनकी केंद्रीय समस्याएं पूरी होता है। धन्यवाद।